हमारे देश में अनेक प्रकार की परंपराएं चलती हैं। अधिकांश लोगों को देखे होंगे कि भारतवर्ष में अधिकांश हिंदू लोग रहते हैं और वे पत्थर की पूजा करते हैं। इसके बारे में आपने सोचा कि ऐसा क्यों करते हैं? और देखिएगा कि कभी भी कोई यज्ञ हो या शादी विवाह हो, उसमें लोग धातु की भी पूजा करते हैं, जिसमें तांबा और कांसा को शुभ माना जाता है। इसके इतिहास के बारे में जानते हैं कि आखिर ऐसा लोग क्यों करते हैं। ठीक है, जो कि हम लोग पाषाण के बारे में जान लिए है, पत्थर के बारे में जान लिए है कि सबसे पहले आदि मानव पत्थर से ही अपना जीवन यापन करता था और पत्थर से ही अपना शिकार करता था। तो यह तो ठीक है, क्योंकि अधिकांश समय तक पाषाण ही मनुष्य का हथियार रहा, जिससे आज भी पत्थर की पूजा लोग करते हैं। लेकिन धातु में सबसे पहले मानव ने तांबा धातु का खोज किया और उसके बाद तांबा और जिंक से मिला कांसा धातु का प्रयोग करने लगे। ठीक है, तो आज हम कांस्य युग के बारे में समझेंगे कि इसका इतिहास क्या रहा है। ठीक है, तो देखते हैं कांस्य युग किसे कहते हैं। देखिए, सबसे पहले आदि मानव पाषाण युग आता है, जिसे तीन भाग थे: पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है, उसमें मनुष्य अस्थायी होकर रहना शुरू कर दिया था। उसके बाद आता है ताम्रपाषाण युग, जिसमें तांबे और पत्थर दोनों का उपयोग होने लगा। और उसके बाद वाले युग आते हैं जिसमें मानव अब अस्थायी ही नहीं, अब शहर में विकसित होने लगा। धातु की खोज हो गई, जिससे काफ़ी मात्रा में विकास हुआ है। ठीक है, तो तांबे के साथ साथ रागे अर्थात जिंक, तांबा और जिंक के मिश्रण को हम कांसा कहते हैं। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, केमिस्ट्री क्वेश्चन हो जाएगा। तांबा और रागा अर्थात जिंक के मिश्रण को हम कांसे कहते हैं। इसका इस्तेमाल होने लगा, जिससे कटाई मतलब किसी पेड़ को काटना हो या किसी भी चीज़ का खुरेचना हो ज़मीन को, ये काफ़ी जो है सहज हो गया। इससे शहर का भी विकास हुआ। इस समय काफ़ी प्रगति किया मानव ने। ठीक है, तो उस समय विश्व के चार प्रमुख कांस्य युग के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें आता है मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और चीन की सभ्यता। इन चारों सभ्यता का अध्ययन करेंगे, जो कांस्ययुगीन सभ्यता थी। ठीक है, देखिए, इसमें लोग पक्की ईंट का भी प्रयोग करने लगे, अर्थात पक्की हुई जो ईंट थी, जो मिट्टी से बनती है, उससे घर बनाने लगे और सड़क बनाने लगे। मतलब पूरी की पूरी जो है शहर विकसित होने लगी। और साथ ही साथ इस युग में जो विकास हुआ है वह नदी के किनारे हुआ है। जैसे मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे, हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के किनारे, उसी तरह चीन की सभ्यता जो है हांगहो नदी के किनारे। तो इनके बारे में हम अब एक एक करके अध्ययन करते हैं। देखिए, आज का विश्व यहाँ पर मैप में दिखाया गया है और फिर उस समय का। ठीक है, यह चाइना की जो चीन है, मतलब चाइना की सभ्यता उस समय का, और यहाँ पर जो है भारत की हड़प्पा सभ्यता जो सिंधु नदी के किनारे विकसित था। मेसोपोटामिया की सभ्यता यहाँ पर है और मिस्र की सभ्यता यहाँ पर है। ठीक है, आज भी देख सकते हैं यहाँ पर मिस्र है और यहाँ पर भारत और पाकिस्तान वाले क्षेत्र जो है हड़प्पा सभ्यता है, चीन की सभ्यता है। ठीक है, और इराक जो है, इराक एक देश है आज, वह मेसोपोटामिया पहले कहलाता था। ठीक है, तब अध्ययन करते हैं हम बारी बारी से इन सभी के। देखिए, इस काल में मतलब कांस्य युग में नदी के किनारे नगर विकसित हुए और नगर व्यापार और वाणिज्य का केंद्र बन गए थे। ठीक है, राज्यों का भी उदय हुआ और इसी में राज्य का निर्माण भी, राजाओं का निर्माण भी हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले मेसोपोटामिया का अर्थ समझते हैं। जो मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में जानेंगे। मेसोपोटामिया का अर्थ है नदियों के बीच की भूमि। और ये नदी कौन कौन सी थी? ये नदी थी दजला और फरात। ठीक है, जो आधुनिक युग का जो इराक देश है, उसी को हम लोग मेसोपोटामिया का क्षेत्र मानते थे। इसमें भी चार सभ्यताएं विकसित हुई: सुमेरिया, वेबिलोन, असीरिया और कैल्ड्रिया। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर मैप में आपको दिखाया गया है, यह है मेसोपोटामिया जो कि इराक का क्षेत्र है। उसके बाद आता है दूसरे नंबर पर मिस्र की सभ्यता। यह 5100 ईस्वी तक राजा के अधीन आ गया था और मिस्र में जो राजा होते थे उसको फराओ कहा जाता था। राजा को क्या कहते थे? फराओ कहते थे। और वहाँ के जो लोग रहते हैं, मिस्रवासी जो है, राजा को भगवान के रूप में मानते थे। ठीक है, और राजा की सेवा के लिए मंत्री और अधिकारी भी होते थे, पुरोहित भी होता था। ठीक है, और बहुत सारे
कस्बे या शहर में बहुत मंदिर भी मिले हुए हैं खुदाई से। और सबसे बड़ी बात है कि मिस्र की सभ्यता की क्या देन है कि वे मरने के बाद उसको दफनाते थे और बहुत बड़े बड़े पिरामिड आकार के भवन बनाते थे। ठीक है, तो इसलिए हम आज भी मिस्र को पिरामिडों का देश कहते हैं। और मिस्र में बढ़ई, लोहार, चित्रकार, कुम्हार जैसे कुशल मजदूर भी रहते थे जो राजा के काम करते थे। मिस्रवासी को गणित की खास जानकारी थी, रेखा गणित की काफ़ी जानकारी थी। जैसे वहाँ पर जो पिरामिड बनाया गया है वह रेखा गणित का ही कमाल है। ठीक है, देखिएगा कि यह जो है पिरामिड है, यह मैप में आपको दिखाया गया है और उसमें राजा को मरने के बाद उसको रखा जाता था जिसे हम मम्मी कहते थे। ठीक है, मम्मी कहते हैं जो मतलब 100 होते हैं वो। और वहाँ का चित्रकला भी है मिस्र का। उसके बाद आता है चीनी सभ्यता। चीनी सभ्यता वांगो नदी के किनारे फली फूली और इसमें जो शासन होता था वे काफ़ी इसमें विकास किए। कांस्य युग में चीन भी पीछे नहीं रहा है। और वहाँ एक महान दार्शनिक हुए हैं कन्फ्यूशियस, जो लोगों को उपदेश देते थे, सही व्यापार के तरीका के लिए उपदेश देते थे। ठीक है, उसके बाद आता है सबसे प्रमुख जो है उस समय की सभ्यता, वे है सिंधु सभ्यता। यह सिंधु नदी किनारे विकसित हुआ इसलिए इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। और सबसे पहला मतलब जो स्थान प्राप्त हुआ है वह है हड़प्पा, तो इसलिए इसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इसका समय जो निर्धारित किया गया है वह है 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1700 ईस्वी पूर्व तक, जो औसत इसका मतलब समय है। लेकिन इसे हम 3 चरणों में बांटते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को। पूर्व हड़प्पाई सभ्यता जो 3300 ईस्वी पूर्व से लेकर 2600 ईस्वी पूर्व तक था। उसके बाद परिपक्व हड़प्पाई अवस्था जो 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व तक था। और उसके बाद आता है उत्तर हड़प्पा सभ्यता जो 1900 ईस्वी से लेकर के 1300 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। अब इसका रेंज देख लेते हैं। यह उत्तर में मांडा जो जम्मू कश्मीर में है और दक्षिण में दैमाबाद जो महाराष्ट्र में है, पूर्व में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश और पश्चिम में सुतकांगडोर जो पाकिस्तान में, इतना दूर में यह फैला हुआ था। लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में यह त्रिभुजाकार रूप में हड़प्पा सभ्यता फैला हुआ था, जैसे यहाँ पर देखिए मैप में आपको दिखाया गया है। ठीक है, यह क्षेत्र जो है भारत और पाकिस्तान वाला क्षेत्र, यह हड़प्पा सभ्यता था। ठीक है, यह जो हड़प्पा सभ्यता है इसका समाज मातृसत्तात्मक था, क्योंकि अधिकांश मात्रा में स्त्रियों की मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है, समाज 4 वर्णों में विभक्त था, जिसमें आता है विद्वान, योद्धा, श्रमिक और व्यापारी। लोग शाकाहार और मांसाहार दोनों का प्रयोग करते थे। ऊनी और सूती दोनों वस्त्रों का भी प्रयोग होता था। स्त्री और पुरुष दोनों जेवर पहनते थे, क्योंकि स्त्री और पुरुष दोनों के 100 जो मिले हैं वे उसमें मतलब जेवर पहना हुआ मतलब गहना पहना हुआ मिला है। सिंधु घाटी के लोग शांति प्रिय थे, क्योंकि यहाँ से कोई भी तलवार, ढाल या कवच के प्रमाण नहीं मिले हैं। ठीक है, सड़क जो है मुख्य सड़क होती थी और दूसरा जो है दूसरी गली की सड़क होती थी और दोनों एक दूसरे पर समकोण काटती थी। काफ़ी विकसित सभ्यता था यह। लोग अपने घर के दरवाजे सड़क की ओर ना खोल करके और पीछे की ओर खोलते थे, धूलकण या अन्य कारणों से बचने के लिए। लेकिन गुजरात के जो लोथल शहर है उसके दरवाजे सड़क की मुख्य सड़क की ओर खुले होते थे। सिंधु घाटी के लोग जो है मतलब पूजा पाठ भी करते थे, अंधविश्वास पर भी विश्वास करते थे, जैसे वहाँ से ताबीज भी मिले हैं। ठीक है, और वे लोग प्रकृति पूजा करते थे, जैसे अग्नि, जल और सूर्य की उपासना करते हैं, क्योंकि स्वास्तिक चिन्ह जो है यह स्वास्तिक चिन्ह है, यह सूर्य का प्रतीक है, वहाँ से प्राप्त हुआ है। और कुबले वाले सांड की भी शुभ मानते थे वे लोग। ठीक है, स्नानागार है और 3 मूर्ति वाले जो पशुपति शिव की मूर्ति मिली है वहाँ से हड़प्पा सभ्यता से। ठीक है, अब जो प्रमुख रूप से हम अध्ययन कर लेते हैं हड़प्पा सभ्यता, यह जो है पाकिस्तान के मंटगोरी जिला में है। इसकी खोज दयाराम साहनी ने 1921 में किया। यह रावी नदी के तट पर है। ठीक है, तो सबसे पहले यह खोजा गया स्थल है और अन्न भंडार यहाँ से प्राप्त हुए हैं। 837 कब्रिस्तान मिले हैं और हड़प्पा से जो है श्रमिक के आवास भी प्राप्त हुए हैं। इसके बाद दूसरा आता है
मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। इसकी खोज रखालदास बनर्जी ने किया। यह पंजाब के पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लारकाना जिला में आता है और यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से प्राप्त हुए हैं विशाल स्नानागार, अन्नागार, कांस्य की नर्तक की मूर्ति, पशुपति महादेव की मुहर, दाढ़ी वाले मनुष्य की पत्थर की मूर्ति और बुने हुए कपड़े। ठीक है। इसके बाद आता है लोथल, जो गुजरात में है। इसकी खोज रंगराथ नाव ने की और यह भोगवा नदी के तट पर है। यहाँ से गोदीबड़ा, चावल के अवशेष, अग्निकुंड, हाथी के दांत, 3 युगल समाधि और घोड़े की मृण मूर्ति, जो मिट्टी की मूर्ति है, वह मिली है। ठीक है। और चुनहुदड़ू, जो सिंध है, सिंध पाकिस्तान में पड़ता है, वहाँ पर मिली है। इसे मजुमदार ने खोज किया है और सिंधु नदी के तट पर है। यहाँ से मनके बनाने का कारखाना, महिलाओं के सौंदर्य जैसे कि काजल, कंघा, लिपस्टिक इत्यादि प्राप्त हुए हैं। बिल्ली के पीछा करते हुए कुत्ते के भी साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद आता है वनमाली, जो कि हरियाणा में है। इसे RS विष्ट ने किया है, सरस्वती नदी के तट पर है और यहाँ से मिट्टी के खिलौने वाले हल मिले हैं। ठीक है। रोपण, जो कि पंजाब में है, इसे की खोज जगदत्त शर्मा ने किया है, सतलज नदी किनारे है। तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। रंगपुर, यह भी गुजरात में है, SR राव ने इसका खोज किया है और यहाँ से धान की भूसी, बजरे के प्रमाण मिले हुए हैं। थैंक यू। इसके बाद वाले वीडियो में हम इसके पतन और इससे महत्वपूर्ण जो जानकारी है वे और प्रश्न उत्तर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। थैंक यू।